वेलकम टू श्रीजी एकेडमी। हम कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली में एक रीट इशू हुई है आलिया भट्ट को रिगार्डिंग गंगूबाई एक फिल्म को लेकर। तो उसी से ये क्वेश्चन रेज होता है कि टाइप्स ऑफ रीट्स इन इंडिया। इंडिया में 5 तरह की रीट्स होती है। रीट्स होती क्या है? टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। और ये 5 तरह की जो रीट्स होती है वो होती है हेबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शारी, क्यो वारंट। हेबियस कॉर्पस में टू हैव द बॉडी, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। और जैसा कि ये बता जैसा कि ये लाइन जो दिखा रही है टू हैव द बॉडी ऑफ, इसमें ये होता है कि एक पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसको 48 घंटे के अंदर हायर कोर्ट और एनी अदर कोर्ट में उसको उसको प्रेजेंट करना होता है पुलिस द्वारा। उसको आप इलीगली ज़्यादा दिन तक डिटेन नहीं कर सकते। तो ये हेबियस कॉर्पस की खासियत है। इसके बाद हम देखते हैं मैंडेमस। मैंडेमस जो है वो उसका मतलब होता है कि बी कमांड। और इसके अंदर जो रिट है वो कोर्ट इशू करता है एक पब्लिक ऑफिशियल के लिए जो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर रिफ्यूज कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और या फिर उनको ये कहा जाता है कि आप अपना कार्य जो है शुरू करें। This writ is issued by the court to order the public official who has failed to perform his duty or refused to his duty or to resume his work। ये जो रिट है वो एनी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट कॉर्पोरेशन और इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जारी करी जा सकती है, पर ये प्राइवेट इंडिविजुअल को जारी नहीं करी जा सकती। प्रोहिबिशन बिल्कुल उल्टा है मैंडेमस का। प्रोहिबिशन में ये लोअर कोर्ट या लोअर अथॉरिटी को उनके जुरिडिक्शन से बाहर जाने के लिए, जब भी कोई जुरिडिक्शन के एरिया से वो बाहर निकलते हैं लोअर कोर्ट या अपने उस दायरे से बाहर जाकर कोई काम करते हैं, तो उसको कोर्ट जो है वो प्रोहिबिट करती है कि आप अपने जो एक एरिया है, जो लीगल आपका जितना भी दायरा है उससे आप बाहर जाकर काम कर रहे हो, तो उस समय प्रोहिबिशन करा जाता है। ये प्रोहिबिशन जो है वो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होती। सर्शारी मतलब टू बी सर्टिफाइड। इसके अंदर जो केस है लोअर कोर्ट से खुद हायर कोर्ट अपने अंदर वो केस को ट्रांसफर करती है, उसको सर्शरी बोला जाता है। ये 1991 से पहले सिर्फ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को ही इशू होती थी। 1991 के बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी इंक्लूड हो गई। फिर हम बात करते हैं क्यो वारंट। क्यो वारंट मतलब इसमें कोर्ट पूछती है एक इंडिविजुअल से, एक पब्लिक ऑफिस कि आपने किस बेसिस पे इस ऑफिस को होल्ड कर रखा है, वाई व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, दिस इज क्यो वारंट। जनरल फैक्ट्स देख लेते हैं रीट्स के बारे में। आर्टिकल 32 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी और कोर्ट को भी रिट इशू करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। अभी तक क्या है, हमारे देश में सिर्फ 2 ही कोर्ट रिट इशू कर सकती है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। पर आर्टिकल 30 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, वो चाहे तो किसी कोर्ट को ऑथराइज कर सकती रिट इशू करने के लिए। आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को एम्पावर करता है रिट इशू करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो आर्टिकल इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि दोनों ही कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ही रिट इशू कर सकता है, पर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट्स, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में कहीं भी रिट इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट का एक दायरा है जहां तक उसका जुरिडिक्शन है वहीं तक वो कर सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता, मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज पावर टू इशू द रिट्स। पर वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो वो डिस्क्रिशनरी हो जाता है कि वो चाहे तो मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज पावर टू इशू रिट्स। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आरपीएससी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरपीएससी में जैसा कि कई आर्टिकल को वो प्रभावित करता है, उसमें से एक आर्टिकल है 224। आर्टिकल 16 को भी प्रभावित करता है, आर्टिकल 234 को भी प्रभावित करता है, आर्टिकल 315 से 323 तक को भी वो इफेक्ट होते हैं,
आरपीएससी से। तो 234 है क्या? बेसिकली ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट शेल मेड बी बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हिम इन द बिहाफ आफ्टर द कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिशन इन द रिलेशन टू सच स्टेट। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो भी जुडिशियल सर्विसेज होती है उनके जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है, और वो इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से या फिर हाई कोर्ट से कंसल्टेशन है। तो ये आर्टिकल 224 है वो आरपीएससी को इफेक्ट करता है। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि आरपीएससी में टोटल 8 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 और मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा एक आरपीएससी जो मेंबर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती है, और या 6 साल उनका कार्यकाल होता है। इन दोनों से जो भी पहले हो जाता है, या तो आदमी 62 कंप्लीट कर ले या 6 साल कंप्लीट कर ले, तो उसे उसे वहां से हटना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं फेस्टिवल की। गंगोर जो कि चैत्र महीने में शुरू होता है, जस्ट होली के बाद ये 16 दिन तक चलने वाला है। ये माँ पार्वती और भगवान शिव की इसमें पूजा करी जाती है, और जो अनमैरिड गर्ल्स है वो 16 दिन तक फास्ट रखती है। मैरिड भी इसमें मैरिड जो वुमेन है वो भी फास्ट रखती है, और ये 16 दिन तक चलता है। और कई कई कहीं कहीं देखा जाए तो ये 18 दिन तक भी इसको मनाया जाता है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर्स है। तीज को देख लेते हैं। तीज और गंगोर में फर्क है। तीज जो है भाद्रपद में जब तीज आती है तब उस समय तीज का त्योहार मनाया जाता है, पर जो गंगोर होती है वो शुरू होती है चैत्र महीने में। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा दोनों में। कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा त्योहार कब होता है। दोनों ही माताओं बहनों द्वारा इसको मनाया जाता है, पर दोनों में सबसे बड़ा फर्क है कि दोनों का जो समय है वो दोनों अलग अलग है, और दोनों में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन तीज एंड गंगोर।